नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमने अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के बारे में समझा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे हरित गृह प्रभाव। अब हरित गृह प्रभाव क्या होता है? तो हरित गृह प्रभाव से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के लिए। सीधी सी बात है, हरित गृह प्रभाव यानी आज वर्तमान में हमारे वायुमंडल या वातावरण का तेज़ी से तापमान बढ़ जो रहा है, उस बढ़ते हुए तापमान को ही हम क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव। यानी तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे और किस कारण से ये बढ़ता है। तो लगातार अपने धरातल पर ये जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपको ये ऊपर अम्लीय वर्षा का चित्र दिया हुआ है, तो इस प्रकार से वर्षा होती थी और इसके साथ बहुत सारी गैसें मिलकर के नीचे धरातल पर पहुंचती थी और वो अम्ल के रूप में परिवर्तित होती है। जिस जगह गिरती और उसी वस्तु को, वहाँ की वनस्पति को, वहाँ की भूमि को क्या कर देती है? बंजर बना देती है। उसी प्रकार हरित गृह प्रभाव भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी इसमें हालांकि मानव का योगदान जरूर है, लेकिन इसमें मानव कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिक ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद जो गैसें होती है, वो गैसें वातावरण के तापमान को क्या कर देती है? अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती है। और इन ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि ऐसी गैसें हैं जो क्या करती है? अपने वातावरण को, टेम्परेचर को, वातावरण के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है, यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने भी देती है। और जब वो धरातल पर उष्मा के रूप में जमा होती है और उष्मा यह पृथ्वी अवशोषण करती है जब किरणों का, और वहाँ से जो उष्मा हीट जो निकलती है उस हीट को वापस अंतरिक्ष में लौटने भी देती है। यानी इसमें इस CO2 का कोई रोल नहीं होता, लेकिन यही CO2 जब आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है तो एक परतनुमा धरातल के ऊपर या अपनी पृथ्वी के ऊपरी भाग पर एक परतनुमा आकृति का निर्माण कर देती है, जिसमें से क्या होती है? सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो किरणें पहुँच तो जाती है धरातल पर, और पहुँचकर जब धरातल गर्म होता है, धरातल गर्म होने की वजह से जहाँ से जो उष्मा निकलती है उस उष्मा को अंतरिक्ष में नहीं जाने देकर के वो परत के रूप में जब जमा है ऊपर की तरफ, तो अपने पृथ्वी पर ही रोक लेती है। तो उस उष्मा की वजह से क्या होता है? उस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुँचने देती है तथा पृथ्वी से उष्मा को बाहर निकलने भी देती है, लेकिन ये गैस अधिक मात्रा में अगर जब बढ़ जाती है तो एक मोटा आवरण बना देती है तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली उष्मा को क्या करने लग जाती है? रोकने लग जाती है। अब जब ये पृथ्वी से निकलने वाली जो उष्मा है वो जब रुकेगी तो जिस स्थान पर रुकेगी, यानी पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और बढ़ते हुए तापमान को हम क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में लगातार निरंतर होने वाली वृद्धि की समस्या है, क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है, लेकिन उसे वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जाता। इस कारण से हमारी धरातल जो है उस धरातल का तापमान बढ़ता जा रहा है। अब इसके हरित गृह प्रभाव के कारण क्या है? तो औद्योगिक, अब हरित गृह प्रभाव इन गैसें ज़्यादा होगी, तो गैसें ज़्यादा होने के कारण हरित गृह प्रभाव की स्थिति बनेगी। तो औद्योगिकरण उद्योगों में कोयला और पेट्रोलियम का जब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो इनके कारण क्या होता है? 80% गैसों का उत्सर्जन होता है। 80% गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो वायुमंडल में पहुँच जाती है। वनों का विनाश, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी गैस है, क्योंकि ये पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों के भोजन का कार्य करती है। CO2 की जो गैस है वो वनस्पति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वनस्पति धीरे धीरे नष्ट हो जाए तो इसका अवशोषण कौन करेगा? जब वनस्पति होगी तो उसका अवशोषण करेगी, लेकिन वनस्पति क्या होगा? तो वनों का विनाश भी क्या करता है? CO2 की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जब वृक्ष नहीं होंगे तो इसका अवशोषण करने के लिए अवशोषण नहीं होगा, और अवशोषण नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? क्षेत्र में तापमान बढ़ेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। लेकिन वनों की लगातार कटाई के कारण, वृक्षों की कमी होने से वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है, और अधिक मात्रा में ये गैसें क्या होती है? बहुत ही हानिकारक होती है। जीवाश्म ईंधन इसको बोलते हैं अपन। जैसे जो गीली लकड़ी होती है या अपन जो वृक्ष जो होते हैं, पेड़ पौधे, उनको जलाने से जो गैस निकलती है, तो जीवाश्म या ईंधन लकड़ी जो होती है कोयले के कारण या कोयले के दहन का जलाने से, जीवाश्म ईंधन के दहन से लगभग 80% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है।
CO2 की मात्रा 290 से 330 ppm तक बढ़ाने का मुख्य कारण, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो है वनों का विनाश। अब एक चीज़ तो एक तरफ तो अपन उन्हीं वनों की लकड़ियों को जला करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, उसको पैदा कर रहे हैं, और एक तरफ पेड़ों को काट रहे हैं तो उसको अवशोषण करने के लिए क्या हो गए, पेड़ कम हो गए। तो एक तरफ पेड़ों को काटना सबसे ज़्यादा हानिकारक है और मानव जीवन के लिए, विशेष रूप से इस मानव समुदाय के लिए वन ही जीवन माने जाते हैं। यानी जैसे अपन बोलते हैं जल ही जीवन है, उसी प्रकार आने वाले समय में वन ही जीवन होगा, क्योंकि वनों का होना, पृथ्वी के 33% भाग पर वन होने अति आवश्यक है पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर का प्रयोग। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के निर्माण कार्य और प्रयोग से CFC गैस का उत्सर्जन होता है। ये गैस उत्पन्न होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हरित गृह गैसों की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। अब अपन बात कर रहे हैं, देखो सामने चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में सूर्य से किरणें आती है, इस पृथ्वी इसका अवशोषण करती है, यानी स्वच्छ वायुमंडल है, स्वच्छ वायुमंडल से गुजरता सौर विकिरण वापस आती है और लौट जाती है, आती है और लौट जाती है। लेकिन एक स्थिति आगे देखो कि यहाँ पे आती जरूर है, आने के बाद में लौटती है, लेकिन वहाँ पर ऊपर कुछ अवरोध होने के कारण ये वापस धरातल पर ही उपलब्ध हो जाती है। ये वायुमंडल अवरक्त विकिरण का कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होकर पुनः उत्सर्जन द्वारा पृथ्वी सतह और आसपास के वायुमंडल को क्या कर देता है, गर्म करने का काम कर देता है। तो ये इस प्रकार की जो अवस्था होती है, ये हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने का काम करती है। ये उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र जहाँ से कोयले को जलाने की वजह से इस प्रकार की जो CO2 की मात्रा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये CO2 की मात्रा वायुमंडल में क्या करती है, एक परतनुमा आकृति में, अभी अपने को यहाँ देख रहे हैं फैक्ट्री का चित्र दिखाया हुआ है, तो ये आसमान में जब अपन देखते हैं तो ये परतनुमा दिख रहा है अपने को। तो यही जगह आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो ये ऊपरी आवरण पर एक परत बन जाती है, और उस परत की वजह से क्या होता है, यहाँ से निकल करके अपने जो सूर्य विकिरणें होती है वो अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाती और इसी को, पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करती है। अब इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में पिछले 100 वर्षों में अगर देखा जाए तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों का स्तर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। CO2 की सांद्रता में 30% की बढ़ोतरी हुई है। CO2 की सांद्रता यानी CO2 30% मात्रा में बढ़ चुकी है। ये गैस 30% वृद्धि हो चुकी है इस गैस में। नेक्स्ट अपन बात करें कि CO2 तो 30% बढ़ी है, मीथेन की मात्रा वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति के समय से अब तक लगभग 145% तक बढ़ चुकी है। कौन सी गैस, मीथेन गैस की अगर बात करें तो मीथेन वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति का जब प्रारंभ हुआ था देश के आज़ाद होने से पहले, तो तब से लेकर के अपन, या औद्योगिक क्रांति अपन देश के आज़ाद होने की बात करें तो देश के आज़ाद होने के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से ही इसकी शुरुआत अपन मानते हैं, तो तब से लेकर 145% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा है तथा पृथ्वी के उष्मायन का अर्थ है पृथ्वी का अवशोषण तो हुआ है, पृथ्वी ने सूर्य विकिरणों का अवशोषण तो किया, लेकिन उसके धीरे धीरे वो जब वापस नहीं लौट पाई तो वो धरातल जो है वो गर्म होने लगा, उसमें उष्मायन में वृद्धि हुई। और इसके मुख्य प्रभाव है तापमान में वृद्धि। पहला प्रभाव, पूरे विश्व के औसत तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। संपूर्ण विश्व का एवरेज जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम नहीं किया गया तो सूरज की तीव्र रोशनी एवं ऑक्सीजन यानी O2 के कमी से वृक्षों के बने रहने की संभावना है कि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब वृक्षों की संभावना समाप्त हो जाएगी तो इस धरातल पर जो जीव मात्र निवास करता है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये ऑक्सीजन अपने को वृक्षों से, वनों से मिलती है, तो ये वन समाप्त हो जाएंगे तो अपनी ऑक्सीजन भी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्षा में वृद्धि। धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो हमारे समुद्र है वो समुद्र क्या है, जलवाष्प का निर्माण ज़्यादा कर रहे हैं, और जलवाष्प के कारण क्या है कि वर्षा की मात्रा धीरे धीरे, अब कई स्थानों पर तो इतनी ज़्यादा भयंकर वर्षा होती है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। वर्षा का चक्रण बदल गया। अभी वर्तमान में अपन देखते हैं इंतज़ार कर रहे हैं, वर्षा नहीं आ रही, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वर्षा का एक समय होता है, उस समय पर वर्षा नहीं हो रही है, उसका कई कारण है। वर्षा का चक्रण बदल जाएगा, वर्षा में वृद्धि होगी, और लेकिन कुछ देशों में विपरीत स्थिति के कारण मरुस्थलीकरण भी बढ़ रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें मरुस्थलीकरण यानी वर्षा कम बिल्कुल ही नहीं हो रही, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। समुद्र सतह में वृद्धि। अब समुद्र सतह में वृद्धि कैसे होगी, पर्वतीय क्षेत्र जैसे अपन बात करें, हिमालय पर जो बर्फ जमा है, सूर्य के तापमान, अब ज़्यादा लंबे समय तक तापमान गिरेगा, ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तापमान, तो उसकी वजह से वहाँ की जो बर्फ वो पिघल कर कहाँ जाएगी, समुद्रों में, और समुद्र का जल स्तर है जो बढ़ता जाएगा। मात्र 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से
1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप हिमनद, ध्रुवीय हिम टोपियाँ पिघलने, हिम टोपियाँ यानी हिम के ऊपर जो टोपी के रूप में बर्फ़ जमा वो पिघलने लग जाती है, पिघलने लगेगी। समुद्र तटीय मैदानों में बाढ़ आएगी, संभवतः कई द्वीप पानी में डूब जाएंगे। अब वो द्वीप जिनके ऊपर मानव निवास करता है तो वो पानी में डूब जाएंगे, तो मानव क्या होगा, वहाँ से निकल कर स्थलभाग पर पहुँचेगा और स्थलभाग पर वैसे ही जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है तो फिर और ज़्यादा जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन, धीरे धीरे वनस्पति जो है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। घास क्षेत्र, वन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन होगा और अफ्रीका के रेतीले क्षेत्रों में अकाल की संभावना और बढ़ जाती है। बीमारियों के स्तर में वृद्धि होगी। वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन होने से कीट पतंगों में भी परिवर्तन संभव है। जब वनस्पति की अपन बात करें, वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन होगा तो कीट पतंग कहाँ आएंगे? अभी तो अपन देखते हैं जंगलों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निवास करते हैं। जब वो वन सन नष्ट हो जाएंगे तो कीट पतंग जो है वो शहरों की ओर दौड़ने लगेंगे और शहरों में व्यक्तियों को काटने से क्या होगा, अनेक प्रकार की बीमारियों का अंदेशा रहेगा, बीमारियाँ होगी। 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि होने पर मलेरिया स्तर में 45 से 60% तक वृद्धि हो जाती है। इसने कहा है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया 45 से 60% मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैव विविधता को खतरा, अपनी जैविक विविधता के लिए अपना देश जाना जाता है और इस जैव विविधता को खतरा बनता जा रहा है। ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप 80% जैव विविधता खतरा उत्पन्न हो गया है। वैश्विक तापमान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, तो वैश्विक तापमान जो है उससे कौन कौन से क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है? वैश्विक तापमान का प्रभाव भारत समेत 6 देशों पर ज़्यादा पड़ रहा है, जिनमें नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिनकी लगभग 2 अरब जनसंख्या वैश्विक तापमान की चपेट में आ चुकी है। यानी ये 6 ऐसे देश हैं जिनमें 2 अरब, संपूर्ण विश्व की अगर आबादी देखें तो 7-7.5 अरब के आसपास है और उनमें से भी 2 अरब, 6 देशों के पास 2 अरब जनसंख्या है। वैज्ञानिकों ने उन 9 क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिनकी जलवायु में परिवर्तन देखा जा रहा है और उनमें से ही एक भारत के मौसम चक्र पर भी प्रभाव पड़ा है। उसमें बदलाव और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की कमी के संकट का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक खतरा चीन और भारत जैसे देशों में होगा। भारत में ग्लोबल वार्मिंग के चलते गेहूं उत्पादन में गिरावट देखी गई। गेहूं का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगा है। अचानक गर्मी के बढ़ने से गेहूं की बालियों में अन्न विकसित नहीं हो पाता। अब अचानक तेज़ गर्मी हो जाने की वजह से क्या होता है, जो अनाज के दाने होते हैं वो बारीक के बारीक ही बने रह जाते हैं। आशंका है कि इनमें 3 से 4% तक खाद्यान्न उत्पादन में कमी आने लगी है। समुद्र जल स्तर में 1 मीटर ऊंचा होने से 576.40 हेक्टेयर भूमि क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। जो छोटे छोटे द्वीप है वो सारे डूब जाएंगे और करीब 71 लाख लोगों को विस्थापित होने का यानी उस स्थान को छोड़ने के पर मजबूर होना पड़ेगा। मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम सहित कई द्वीप और बांग्लादेश के 17% क्षेत्र पानी में समा जाएंगे, जिससे विभिन्न तरह की समस्याएं अनायास ही उत्पन्न हो जाएगी। 80% जैव विविधता को खतरा है। प्रतिवर्ष हिमनद 1.7 मिलीमीटर की रफ्तार से पीछे हटने का मतलब होता है धीरे धीरे वो पिघल कर समाप्त हो रहा है। भारत का गंगोत्री अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे खिसक चुका है। जो गंगोत्री पहले लोग दर्शन करने जाते थे वो गंगोत्री आगे था, आज 23 मीटर वहाँ का बर्फ पिघल कर समुद्रों में समा चुका है और पीछे से बढ़ता जा रहा है। 23 मीटर पीछे की ओर खिसक चुका है। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश चीन है। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण चीन द्वारा किया जाता है क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक उत्पादन ज़्यादा होता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से भारत का स्थान 4 नंबर पर, चौथा सबसे प्रदूषित है अपन बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ाने वाला जो देश है वो है भारत। नंबर 1 पर चीन है। ग्रीन हाउस प्रभाव कम करने के उपाय, किस प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभावों को कम किया जा सकता है? अभी ग्रीन हाउस प्रभाव है कोई एक देश के द्वारा कम नहीं किया जा सकता, संपूर्ण विश्व के द्वारा ही इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। संभावित समाधान, जीवाश्म ईंधन का सबसे कम से कम उपयोग। जीवाश्म ईंधन यानी जो अपने लकड़ी, वनों की लकड़ी है उसको कम से कम जलाएं और वृक्षों को वृक्ष बढ़ा करके हम इसका तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में संतुलन बना रहेगा। दूसरा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रयोग को रोकना
और CFC एक बार वायुमंडल में प्रवेश करने पर वर्षों तक नष्ट नहीं होती है। एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में एक बार आने के बाद में नष्ट नहीं होती है। अतः CFC उत्सर्जित करने वाले भौतिक साधनों के इस्तेमाल को रोका जाना अति आवश्यक है। तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, हरित गृह प्रभाव की जो स्थिति है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। नमस्कार।